कौन रहता है यहाँ तख्त सजा कर सदियों, ये महल्लात तो सराय की तरह होते हैं। इतना जुल्म ना करे वक्त का हाकिम हम पर, कि वक्त तो ढलते हुए साई की तरह होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी तहसील उड़ी का है वो है बेरोजगारी। यहाँ पर वो पढ़ लिख के इस वक्त ना घर के काम के रहे और ना मतलब कहीं मजदूरी पेशा करने के काबिल रहे। पाँच या 10 की फैमिली है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कहाँ श्रीनगर या बारामूला रह सकता है। अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बेटी, जहाँ चिराग जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है। एक स्कूल है जहाँ टोटल रोल है 15 और पोस्टेड स्टाफ है वहाँ 30। क्योंकि जब सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी तभी कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एजुकेशन, कोई भी और मुल्क की तरक्की हो सकती है। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी टीम ने उड़ी का दौरा किया है और उड़ी मुजफ्फराबाद और कश्मीर के बीच में होने वाले ट्रेड के लिए काफ़ी मशहूर थी। आपको ये भी बता दूं कि हमारे कश्मीर का जो सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट है वो भी उड़ी में ही है। तो आइए बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या कुछ मसले मसाइल हैं उनके। तामीर और तरक्की की जहां तक बात है, वो जब तक तामीर तरक्की का पहला जो मुद्दा है वो यही है कि यहाँ पे बेरोजगारी है। अगर रोजगार यहाँ पे मिले, सड़कें यहाँ पे बनी, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे सबसे तरक्की में जो तरक्की का मुद्दा है उसमें सबसे पहले ये बिजली डिपार्टमेंट आता है, जिसमें आज तक हमारे साथ वादे किए गए एनएचपीसी की तरफ से कि आपको 5 किलोमीटर के एरिए में बिजली फ्री दी जाएगी। बिल्कुल वो वादा झूठा निकला। ये भी तो तामीर तरक्की की इसमें आता है, झूठा वादा निकला। हमारे साथ कोई भी बात नहीं की गई। हालांकि हमारा जो गरीब आदमी है, मजदूर है, वो इस वक्त 1500 1200 बिल पे कर रहा है पीडीडी डिपार्टमेंट को, लेकिन हमारे साथ जो वादा किया गया वो नहीं है। डेवलपमेंट के हवाले से पूछा जाए, हमारे स्कूल, काफी सारे स्कूल हैं यहाँ, एजुकेशन ही से डेवलपमेंट होती है। जब हमारे पास बिल्डिंगें उस मयार की नहीं है, बिल्डिंगों के साथ बैंकर होने चाहिए, जिस तरह ऑपरेशन संदूर में यहाँ पे दोनों तरफ से फायरिंग हुई, हमारे लोग बहुत मुश्किलात का सामना हमारे लोगों को करना पड़ा, हमारे बच्चों को करना पड़ा। स्कूलों के साथ साथ स्कूल में उन बच्चों के साथ जहाँ पे 250 रोल है, 150 रोल है, 300 रोल है, वहाँ उस स्कूल के साथ बैंकर होना चाहिए था, ताकि बच्चों का सब्जेक्ट, बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो। जो हमारी बेरोजगारी का मामला है, हम गवर्नमेंट से यही करेंगे कि उड़ी की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में एक ऐसा पैकेज बनाया जाए, चाहे आर्मी में लड़के लगाए जाएं या पुलिस में लगाए जाएं या मतलब इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट लगाए जाएं, वो इस तरह से लगाए जाएं कि दूसरे इलाकों से उनकी जो पसंदीदा मुनफरद है, अलग है, तो थोड़ी सी इनको फैसिलिटी दी जाए और इस पहाड़ी एरिया को मद्देनजर रखते हुए उनकी मतलब इस पर तरजीह दी जाए। यहाँ पर राशन जो चावल वगैरह लोगों को मिलते हैं, अब आप बताओ, 5 यहाँ पर इस इलाके में आपको शाली के खेत कहीं नज़र आ रहे हैं। अगर जहाँ बनती थी शाली वो भी इस साल नहीं बन रही है और 5 किलो गवर्नमेंट एक नफ़र को चावल दे रही है। क्या उस पर ये 5 किलो पर महीना खाएगा वो? अच्छा, यहाँ पर बेरोज़गारी की ये हालत है कि 5 किलो के वो पैसे भी उसके पास जेब में नहीं बनते हैं, क्योंकि जो मुलाजिम थे वो रिटायर हो गए और उनकी जो पेंशन आ रही है वो दवाइयों पर लगती है। और आज के गरीब लोग जो हैं, इनके पास राशन के लिए पैसा भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास एक डॉक्टर को 300 से 500 फीस भरनी पड़ती है। क्या हमारे यहाँ पर अस्पताल में आ जाओ
यहाँ कितनी बच्चियाँ हमारी इधर दौरान सर्जरी इसमें डिलीवरी के केसों में यहाँ पर डेथ हो गई। फिर हम मजबूर होते हैं कि इंसान को अपनी बच्ची या प्यारी होती है वो कर्ज़ा लेकर वो श्रीनगर में ले जाते हैं, प्राइवेट हम ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि अगर केयर किया जाए यहाँ पर, हेल्थ करे, एजुकेशन डिपार्टमेंट करे, तो यहाँ की उम्मीद है कि हमारी गुर्बत दूर हो सकती है। लेकिन हालांकि इस जगह पर इस वक्त पहाड़ी भी शेड्यूल ट्राइब में है और गुजर भी शेड्यूल ट्राइब में है, 10% इनको मिल रहा है कोटा, लेकिन इसके बावजूद उस 10% के लिए भी जब एजुकेशन नहीं है बच्चे के पास, उसकी वो तालीम का वो मेयार ही नहीं है कि वो उस कम सतह को भी पार करके वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। तो हमारी बेसिक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो स्कूल 200-300 बच्चों पर मुश्तमिल जहाँ पर है वहाँ पर 6 या 4 या 8 टीचर हैं, उस पर वो स्कूल नहीं चल सकता है। और हमारी बुनियादी तौर पर बेसिक हमारी कमज़ोरी उसी वजह से है कि हमारी जो बच्चों को तालीम देनी चाहिए, जो शिक्षा इनको मिलनी चाहिए, वो उस्तादों की कोई गलती नहीं है। जब कमी है, एक को 6 पीरियड अगर वो पढ़ाना चाहता है तो 6 के बदले उसको 12 पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ेगा? 20 मिनट में बच्चा क्या अंडरस्टैंडिंग कर सकेगा? लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि सबसे पहले अगर यहाँ पे डेवलपमेंट चाहती है गवर्नमेंट, तो यहाँ की एजुकेशन हालात को बेहतर करे ताकि हमारे बच्चे भी आगे चलकर किसी लड़ाई में शामिल हो सकें। यहाँ हमारे 2 ब्लॉक हैं। ब्लॉक परमपीला जो आता है वो टोटल 21 हलके पे मुश्तमिल है और ब्लॉक परमपीला 13 हलकों पे। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जगह 2 ब्लॉक हैं, एक में 13 हलके और दूसरे में 21 हलके हैं। क्या ये बराबर इसको नहीं कर सकते हैं? अगर 34 हलके हैं तो 17-17 दोनों ब्लॉक्स में नहीं आ सकते हैं। एक ब्लॉक में फंड अगर आता है 10 करोड़ रुपया, दूसरे ब्लॉक में भी आता है 10 करोड़। एक की डिस्ट्रीब्यूशन होती है 13 हलकों में, दूसरे की होती है 21 हलकों में। क्या ये अगर इंसाफ है? अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ अगर लगती है कि ये हमारे साथ इंसाफ है फिर तो ठीक है। अगर ना इंसाफ़ी है तो फिर पिछले 5 साल के 10 साल का हमें जवाब देना कि पिछले 10 सालों में हमें अगर इतना निज़ाम नहीं ठीक हो सकता है तो कौन सी डेवलपमेंट किया आपने? नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर एक मुल्क के मुस्तकबिल को बिगाड़ना हो तो वहाँ की यूथ को ड्रग्स में मुलविस कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और हम जानते ही हैं कि क्रॉस बॉर्डर से कितना ड्रग जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है उस बारे में, और यहाँ के लोग क्या इक़दाम इन्होंने उठाएं ताकि ये अपने बच्चों को, अपनी यूथ को इस मेनेस से, ड्रग मेनेस से बचा सके, जानने की कोशिश करेंगे। उड़ी की इस आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। उड़ी के इस दूर दराज इलाके में, जिस उड़ी को गेटवे टू कश्मीर कहा जाता है, आप यहाँ आए और हमारे मसाइल गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, इसलिए इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने ड्रग की बात की, मैं आपको बता दूं कि ड्रग का जो बुनियादी मामला है, जहां से ड्रग शुरू होता है, वो बेरोज़गारी है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ आर पार से, ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ आर पार से ड्रग सप्लाई होता है। लेकिन कौन लोग करते हैं, कहाँ से आता है, किस रास्ते से आता है, ये गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट को पता है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर इक़दाम उठाने चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, हम लोग भी सोशल सर्विस के ज़रिए इस पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो लत है हमारी ड्रग एडिक्शन की, ये ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ रही है। हमें इसका रूट काज ढूंढना होगा कि ये कहाँ से आता है और इससे बचने के लिए कि हमारी नौजवान नस्ल, हमारे आने वाली पीढ़ी इससे बच जाए, इसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाने हैं, इस पर गौर करना है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
जहाँ तक सवाल है उड़ी का, उड़ी में कितनी तरक्की हुई है, इश्यूज़ क्या हैं और क्यों यहाँ की तरक्की रुकी हुई है। ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो बेइंतहा हैं, उन पे कितना काम हो रहा है, किस चीज़ से वो इशू पैदा हो रहे हैं, उन पे कैसे काम करना है, इस चीज़ पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ड्रग एडिक्शन की, और ये क्यों पैदा होती है, हमारी जो यूथ है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रही है, इसका बेसिक रूट काज क्या है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इससे कौन से लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं और कौन से लोग इसमें पिस रहे हैं। हमारी जो यूथ है बेशक अनएम्प्लॉयड है, इसके पास जो है रोज़गार के मौके नहीं हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुलव्वस हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो इसके डीलर हैं, वो आर पार या कहीं से भी इसका जो वो आपस में वो ट्रेड कर रहे हैं, इससे हमारी यूथ पिस रही है। वो हमारी यूथ को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इससे फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे नहीं होते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं, और इससे नुकसान उसको होता है जो गरीब आवाम जो होती है, जो यूथ होता है और जो पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, घर के हालात उसके सही नहीं है, तो इस वजह से वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। इससे माशरे में वो जो है वो तरक्की ना होने की वजह से इसमें मुलव्वस होकर अपने आप को ख़राब कर रहा है। तो ये एक ख़ास कारण है ड्रग एडिक्शन का। ड्रग का कोई समझ नहीं आ रही है कि ड्रग कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, क्या कर रहा है, इसकी हमारे नाले से बाहर ये बात है। हमारे को कोई इसका पता नहीं है कि ड्रग कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। सिर्फ इतना सुनते हैं ये उधर पकड़ा गया, ये उधर पकड़ा गया, इधर पकड़ा गया, लेकिन ये पता नहीं चलता है। बॉर्डर सील है, बॉर्डर एकदम सील है, ट्रिपल लेयर में, सिंगल भी नहीं, ट्रिपल लेयर में बॉर्डर सील है, और हैवी वो उसको क्या बोलते हैं, फेंसिंग की हुई है, स्मार्ट फेंसिंग जिनको कहते हैं। तो फिर समझ नहीं आती है ये कहाँ से आता है ये माल। जो इसमें मुलव्वस है, पहले मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा जो इसमें काम कर रहे हैं इस पर, वो अपने काम छोड़ दें। दूसरा नंबर, हर एक घर का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ पर नोटिस ले, उनका बच्चा क्या कर रहा है, ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो कहाँ से ला रहा है, इस चीज़ की खोज करें और अपने बच्चों को तंबे करें, जिससे कि तभी जाकर इस पर रोकथाम लग सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता इसको। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त बात ड्रग्स पे हो रही है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा कि बॉर्डर्स हमारे जो है वो सिक्योर है, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही लोग हैं जो इस ड्रग्स को फैलाने में मुलव्वस है। तो हमारी सिविल सोसाइटी का, हमारे उस्तादों का, हमारे उलमाओं का क्या रोल बनता है हमारे लोगों को इस बारे में अवेयर करने के बारे में कि ड्रग्स से क्या नुकसान आता है, उस बारे में यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगी। कि बेरोज़गारी ही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लड़के MA PhD करके सड़कों पे घूम रहे हैं। जब उनको कहीं से रोज़गार नहीं बनता है, खाने पीने के बराबरी उनको नहीं बनती है, तो वो मजबूर होकर ड्रग में मुलव्वस होते हैं। नंबर 2, जैसा कि सावर साहब ने कहा कि हमारी बॉर्डर जो है बिल्कुल सिक्योर है, हमारी आर्मी अलर्ट है, हम किसी चीज़ की एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, हमारे जवान ऐसे बहादुर खड़े हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है ये ड्रग कहाँ से आ रहा है। जैसा आपने सवाल किया कि इसमें उलमा हजरात और समाज के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, जो ज़ीशूर लोग हैं, इनका क्या रोल होना चाहिए। तो मेरी एक ही अर्ज़ है उलमा इकराम से, हर जुमा में 10 मिनट का टाइम निकालें और ड्रग पर बात करें कि ड्रग हमारी, एक तो इस्लाम में यहाँ पर अक्सर आबादी जो है मुसलमानों की है, और ड्रग हराम चीज़ है, जो भी नशा है ये हराम है। जब हराम चीज़ के बारे में वो बात करेंगी तो वो इस्लाम के हक़ में ही बात होगी। तो वो 10 मिनट ले दें। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये इंटरेक्टिव सेशन है, ये रूबरू, तो ये मतलब जो आपने आज यहाँ प्रोग्राम चलाया, इसके लिए हम आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप उड़ी में आए, फार फ्लैंग एरिया में आए
और आपने देखा यहाँ के दाएं बाएं आपको सब तरफ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आते हैं, और पहाड़ों के उन सड़कों को जो हमारे उन लोगों ने बनाए, जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इससे भी अच्छी रोड बनेगी इंशाअल्लाह। तो अभी जो ड्रग की बात चल रही है, पहले तो मैं आपकी नज़रें, क्योंकि हम सब कश्मीर के हैं, कश्मीरी हैं, पहाड़ी हैं, गुजर हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब रोड से बाहर निकलोगे तो ठीक जब बाज़ार क्रॉस करोगे उसके बाद आप भंग के वो दरख्त देखेंगे। यही वही भंग है जिससे चरस पैदा होती है और जो सिगरेट में काम आती है। और सबसे पहले तो हमारे समाज में हम लोगों को जिस जगह पर ये भंग हो रही है, खुद ब खुद ये इसकी काश नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ खुद ब खुद पैदा हो जाती है इस मौसम में। तो हमें तो वॉलंटियरली तौर पर सबको मिलकर पहले इस भंग का ख़ात्मा करना चाहिए। जो अभी आप अनंतनाग या श्रीनगर से जाएंगे आप जम्मू तक, तो रास्ते में दाएं बाएं आप उतरो गाड़ी से तो आपको हर जगह पर भंग के दरख्त दिखाई देंगे। पहले तो आप इसको ख़त्म करो, फिर हम आगे बढ़ें कि ये कहाँ से आई, किधर से आई, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर लोकल भी हम उठें, सारे जो हमारे इलाकों में नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, अभी सरपंच थे, पंच थे, उन सबको मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए हर दिन कि जहाँ जहाँ ये भंग की वो दरख्त हैं, बूटे हैं, छोटे छोटे घास के पत्ते हैं, तो उन सबको हटा देना चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो उसमें काफ़ी कंट्रोल होगा। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अगर ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए हमारा पूरा सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर एक जो डिपार्टमेंट है मुतरक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का हमारी शिकायत है गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि अगर ड्रग्स का ही एक हिस्सा जो है लिक्वर भी है, ये भी एक ड्रग्स ही है, तो इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? हमारे कश्मीर प्रोविंस में ये बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ पर लिक्वर भी बिल्कुल बैन होना चाहिए और यहाँ इसको बिल्कुल लगाना या इसकी दुकान खोलना, इसके लिए इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल, ये भी एक ड्रग्स ही है, लिक्वर भी ड्रग्स में ही शामिल है, ये भी कोई एक उसकी एक किस्म है। लेकिन मेरा यही गवर्नमेंट से, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील है कि हमारे यहाँ जो हमारी ये सोसाइटी है, हमारे यहाँ बिल्कुल इस चीज़ को जब अलाउ नहीं किया जाता है मज़हब की तरफ से, तो इसलिए हमारा आप लोगों के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ लिक्वर भी बैन होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन निज़ाम पे जैसे सभी ने बात की है, तो इसके लिए हमारा गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और बाकी भी जितने डेवलपमेंटल वर्क यहाँ, जैसे हमारे रोड्स हैं, बिजली है, पानी है, बाकी डेवलपमेंटल वर्क्स जितने भी हैं, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ रोड गाड़ी के लिए है, लेकिन वहाँ घोड़ा भी चलने के लायक नहीं है। रोड नाम के लिए बनी है, बिलें ठेकेदारों ने निकाली है, मगर रोड ग्राउंड पे रोड बनी नहीं है। देखो जी, टूरिज़्म के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि टूरिज़्म डेवलपमेंट तभी हो सकता है कि जब यहाँ का कोई मिनिस्टर या एमएलए यहाँ की हमारी जो यहाँ जगह है उसको आइडेंटिफाई करवाएगा, तभी तो टूरिज़्म चलेगा ना। जिस तरह गुलमर्ग में टूरिज़्म चलता है, इस तरह हमारे बाबा फरीद है, यहाँ हमारे जहाँ कहते हैं तरागा डोक में हमारा नेरा डोक है, उधर बहुत सी बड़ी जगह हैं। जिस जगह टूरिज़्म बनाएंगे वो टूरिज़्म बढ़ेगा, तो उससे हमारे लोगों को भी फ़ायदा होगा, हमारे लोगों की मजदूरी बढ़ेगी। लेकिन ग्राउंड पे इस चीज़ पे ऐलान ज़रूर होते हैं, लेकिन टूरिज़्म या किसी बारे में भी वहाँ ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि टूरिज़्म में कोई मिनिस्टर जो भी हो या एमएलए हो, चीफ मिनिस्टर साहब में इस पे गौर करेंगे, जाके जगह देखेंगे कि उड़ी के लोगों के लिए कौन सी जगह अच्छी है, जहाँ टूरिज़्म बाहर से आएगा तो हमारे लोगों को मजदूरी बनेगी, रोज़गार बनेगा। बस यहाँ टूरिज़्म डेवलपमेंट तब हो सकता है जैसे अमन सेतु ब्रिज है, उसके साथ साथ गुरुद्वारा है दुलांजा में, उसके साथ साथ रंगिया इमाम साहब ज़ियारतगाह है, बाबा काजी नाग है, बाबा फरीद है, यानी कि उसका नाम परी तालाब है, हमारी तरागन है। काफ़ी हमारी ऐसे एरिया हैं
जहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। उसके लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। मैं इस पे क्यों सवाल करता हूँ? एजुकेशन का होना इस तरह ज़रूरी है कि हमारे जोन जूला में 26 ऐसे टीचर हैं जो तनख्वाह यहाँ से निकलती है, लेकिन वो ड्यूटियाँ कहीं और हैं। जब हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आपने पूछा, बेटी किस तरह पढ़ेगी? जब हमारे स्कूल में यहाँ वहाँ पे 150 रोल होगा, 2 टीचर होंगे, तो बेटी क्या पढ़ेगी? बेटी कहाँ बचेगी? ये नुकसान जितना भी हो रहा है ये एजुकेशन सेक्टर की वजह से हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर जो है उसका जो सिस्टम है वो पूरा फेलियर है, पूरा ख़राब है, क्योंकि हमारे जो फार फलंग एरिया के स्कूल हैं उनमें टीचर नहीं है। तब जाके इन सारी चीज़ों को, अगर एक बेटी पढ़ेगी, एक बेटी डॉक्टर बनेगी, एक बेटी डीसी बनेगी, वो तब जाके अपने इलाके को डेवलपमेंट कर सकती है, अपने इलाके के लोगों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को चीज़ बता सकती है। तब जाके उजागर हो सकता है हमारा पूरा, यानी जितनी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसका तब जाके ग्राउंड पे पता चलेगा, जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। एक बेटा एक बेटी पढ़ लिख के आगे जाएगी। ड्रग्स पे मसला आपने बोला, ड्रग्स तब खत्म हो सकता है जब एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। एक घर का बेटा बेटी पढ़ी लिखी होगी, वो अपने घर के सोसाइटी को ठीक कर सकती है। क्या हमारे यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है पिछले 2 महीने से यहाँ से पोस्टिंग हुआ है, उसकी जगह अभी तक नया कोई बीडीओ साहब नहीं आया है। यहाँ लोगों को डेथ सर्टिफिकेट्स बनाने, बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाने और कोई डेवलपमेंटल वर्क करना है, मनरेगा के काम करने, कुछ भी करने, उसमें बीडीओ साहब की ज़रूरत है। और वो ऑफिस इस वक्त जा कर के देखो कि वहाँ ऑफिस में ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई ऑफिस में कोई वर्कर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी मुझे पूछना। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारा जो एरिया है, यहाँ हमारी जो धान की खेती है, काफ़ी खेती है, मगर ये पिछले तकरीबन 2005 से लेकर के अभी तक ऐसे ही पड़ी है। 2005 में यहाँ ज़लज़ला हुआ था जिसकी वजह से हमारे कूल कैनाल वगैरह डैमेज हो गई थी। उसके बाद अभी तक वहाँ ना तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, ना फ्लड एंड कंट्रोल, किसी डिपार्टमेंट ने आज तक वहाँ कोई तरक्याती काम में कोई काम नहीं किया है। मेरी आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि हमें अगर वो कूल्स और कैनाल बन जाएं और जहाँ अगर पानी की प्रॉब्लम है वहाँ हमें लिफ्ट इरिगेशन चाहिए, ताकि हमारा यही जो झेलम का पानी जा रहा है, जहाँ वो फालतू में आगे जा रहा है, अगर वहाँ थोड़ा सा भी उसको लिफ्ट करके हम अपने इरिगेशन जो निज़ाम को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ कम से कम इतना फ़ायदा होगा कि यहाँ के लोग जो बेरोज़गारी ज़्यादा है वो अपने हाथों से इतना कमाई करके कम से कम अपना साल का खर्चा निकाल सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे पास और भी कई सारे सवालात हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि यहाँ के बाशऊर लोगों के क्या कुछ मसले मसाइल हैं। फिलहाल के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।